अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। आज के सेशन में हमारी गेस्ट हैं एबटाबाद से मिस समीना कौसर राजपूत। ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं सैम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में मजीद जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस समीना कौसर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। और बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और आपका जो काम है और आपने जिस तरह एक पूरा जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, आपकी जो डायरेक्टरी है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है और ये बहुत प्रोफेशनल लेवल पे आपने बनाई है जो कि बहुत यूजफुल है तमाम प्रोफेशनल्स के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया जी। तो हम बाकायदा आगाज करते हैं इंटरव्यू का। तो हम ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि सैम इंस्टीट्यूट है क्या, आप लोग कब से काम कर रहे हैं और एबटाबाद में आप लोग कहाँ पर मौजूद हैं? जी, सबसे पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। नाम तो आपने बता दिया, मेरा नाम समीना कौसर है और मैं एक डाउन सिंड्रोम स्पेशल बच्चे की माँ हूँ जो कि माशाल्लाह अभी 20+ के हो गए हैं। और मैंने जो मेरा एक विजन है, जिस विजन के साथ सेम की बुनियाद रखी, वो यही था कि मैं यंग मदर्स की हेल्प कर सकूं। मेरा बेटा चूंकि जब छोटा था तो मुझे बहुत ज्यादा उसके लिए में सर्च करना पड़ा था पूरे पाकिस्तान में। कराची से पेशावर तक मैंने कोई इदारा नहीं छोड़ा जहां मुझे अपने बच्चे के लिए जो उसकी स्पेशल नीड्स हैं वो मिले। तो इसके लिए फिर मैंने सेम की बुनियाद रखी। सेम जो है हमारा एबटाबाद में मरी रोड पे मौजूद है और मेरे सेम को तकरीबन इस्टेब्लिश हुए 12 इयर्स हो गए। और सेम के अंदर हम जो है तमाम किस्म की डिसेबिलिटीज को कैटर कर रहे हैं। बाकी हम डिटेल में फिर आगे बात करते हैं जी। राइट, तो हम नेक्स्ट ये जानना चाहेंगे कि सैम इंस्टीट्यूट में आप लोग किस किस्म की सर्विसेज या कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए? सेम जिस विजन के साथ बना है, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो उसमें ये था कि हम एक ही छत के नीचे जो एक उस टाइम यूनिक कंसेप्ट था। अभी तो आजकल बहुत ज्यादा इदारे माशाल्लाह इतनी ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर रही हैं, लेकिन जब हमने स्टैब्लिश किया वो इस कंसेप्ट के साथ किया था कि हम एक ही छत के नीचे इन बच्चों को, स्पेशल नीड्स बच्चों को, तमाम जो उनकी स्पेशल नीड्स हैं, लाइक स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बिहेवियर मैनेजमेंट, ओटी, हर चीज हम उनको दे सके, साइकोथेरेपी, एवरीथिंग। अब इस चीज के लिए फिर हमने प्रॉपर एक वर्किंग की टीम बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 12 साल से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं राइट। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जब कहते हैं कि हम तमाम चैलेंजेस वाले बच्चों को यहाँ पे उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा मजीद इसको एलैबोरेट करेंगे कि तमाम से क्या मुराद है, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस आ जाते हैं। तो कुछ बिल्कुल हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए बताना पसंद करेंगे। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि तमाम चैलेंजेस वाले या तमाम स्पेशल नीड्स बच्चे, तो उसमें हमारे पास आर्टिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, स्लो लर्नर्स है, सीपी चाइल्ड है, या और स्पोर्टिव थेरेपीज हैं जो हम दे रहे हैं, रेमिडियल क्लासेस हम दे रहे हैं। तो इस तरह हम बच्चों को कैटेगराइज करते हैं। जब हमारे पास कोई बच्चा आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती है, असेसमेंट के बाद उसके आईपी बनाए बनाए जाते हैं। राइट। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके पास बच्चे आते हैं तो क्या वो अपना डायग्नोसिस लेके आते हैं, और अगर कोई बच्चे विदाउट डायग्नोसिस आते हैं तो क्या आपके पास डायग्नोज करने की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं? जी, सबसे पहले जो मोस्टली हम डायग्नोज बच्चे लेते हैं और उसमें ये है कि हम बिल्कुल अपनी असेसमेंट करते हैं, अपनी डायग्नोसिस हम देते हैं, लेकिन हम लेबलिंग नहीं करते। मेरे पास पूरी प्रोफेशनल्स की टीम है, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, लेकिन हम लेबलिंग नहीं करते। हम मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि हमें डायग्नोज बच्चे मिलें, और या फिर हम उनको मजीद डायग्नोसिस के लिए कह देते हैं। मोस्टली हमारे पास डायग्नोज
डायग्नोज बच्चे आते हैं जिनकी हम थेरेपीज अप्लाई करते हैं जिनको, तो थेरेप्यूटिक जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम उनको वहां पे देते हैं असेसमेंट के बाद, उनके मैनेजमेंट प्लान बनाने के बाद। जी राइट। अच्छा, तो ये आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं, 12 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि इस वक्त करंटली तकरीबन कितने बच्चों को आप सर्व कर रही हैं, तो उसका क्या जवाब होगा? करेंटली हमारे पास 60+ बच्चे हैं, लेकिन बेसिकली हम जो कंसेप्ट लेके चले हैं वो रिहेबिलिटेशन का है। हमें ये नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हों, हमें ये है कि क्वालिटी हम क्या दे रहे हैं। हम जब रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो उसमें ये है कि हम बच्चों को माइल्ड मॉडरेट सीवियर जो हमारे पास बच्चे आते हैं, तो कोशिश ये होती है जो नॉर्मल के करीब तर बच्चे हैं, जो माइल्ड इश्यूज के साथ बच्चे हैं, उनको हम जितना जल्दी हो सके उन्हें नॉर्मल स्कूल्स के लिए, मेन स्ट्रीम स्कूल्स के लिए तैयार करें। क्योंकि जब हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन का, तो अभी कंसेप्ट तकरीबन खत्म हो गया है, इंक्लूजन की बात है। तो जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे हमारा भी जब हमने स्टार्ट लिया था तो यही था कि हम इंक्लूसिव स्कूल एक बनाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीज हमें समझ आई वो यही है कि जैसे मेरा अपना बेटा नॉर्मल स्कूल में जा रहा था तो उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं थी। आपका एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, हमारे सराउंडिंग कोई भी इस चीज को पसंद नहीं करता कि हमारे बच्चे के साथ कोई स्पेशल बच्चा पढ़े। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसमें यह है कि हमारे पास ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशल नीड्स के ही बच्चे हैं, तो हम उसी हिसाब से फिर उनको आगे लेके चलते हैं। जी राइट। अच्छा, ये बताइए कि आप जब कहते हैं कि हम इन बच्चों को डील कर रहे हैं, तो बच्चों से मुराद क्या, आपने कुछ एज ब्रैकेट भी रखी हुई है कि इसके दरमियान में बच्चों को ही आप सर्व करेंगे? और दूसरा, इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि जो सैम इंस्टीट्यूट के नाम से जो जहन में आता है कि एक प्रॉपर स्कूल सिस्टम है, तो बहुत से ऐसे सेंटर्स होते हैं जो कि 1-on-1 सेशन पे फोकस कर रहे होते हैं, तो आप लोगों का फोकस किस तरह है या आप लोग कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा मजीद बता सकें। बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो हम जिस पे फोकस करते हैं अर्ली इंटरवेंशन पे है। अर्ली इंटरवेंशन से मुराद अभी जैसे हमारे 12 साल हो गए हैं, तो उन 12 सालों का ये हमें लोगों को अवेयरनेस दे के, लोगों की काउंसलिंग करके, पेरेंट काउंसलिंग, कम्युनिटी में जाके, स्कूलों में जाके, तो उससे ये फायदा हुआ कि हमारे पास अभी 2-2.5 साल से लेके अप टू एनी एजेस बच्चे आ रहे हैं। तो उसमें हम फिर एक जो हमारा वो है कि हम 2-2.5 साल से लेके अपर बाउंड हमने नहीं रखा हुआ कि जी अडल्ट है तो अब नहीं आएगा, जैसे टीन एज से निकल गया बच्चा 17-18 साल से तो अब हम उसको नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। हम उनके लिए फिर अलहदा हमारे प्लान्स हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए तो वही चीज है, असेसमेंट करके उनका प्रेजेंट फंक्शनल लेवल आपने निकाल लिया, उसके बाद आप उन बच्चों को आगे आईपी, मैनेजमेंट प्लान, बिहेवियर मैनेज, हर चीज का करके, तो आप उनके 101, पहले हमारा 101 पे ही होता है, उसके बाद हम जनरलाइज करते हैं। तो कोई भी बच्चा जब आता है स्टार्टिंग में 101 में रखते हैं, उसके बाद उनको हमारे छोटे छोटे अब ग्रुप्स बन गए हैं। क्लासेस का आप नहीं कह सकते, लेकिन वो ग्रुप्स हैं जिनकी कुछ चीजें सेम है, एक्टिविटीज, तो उसमें 101 भी है और कुछ हमारी ग्रुप थेरेपीज जो हम करवाते हैं वो भी है। तो सारी इसके लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, टीम की पूरी टीम है साइकोलॉजिस्ट की, डिफरेंट लेवल की। कुछ लोग जो है सीनियर्स हैं, तो बाकी कुछ हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग और जितना भी हम असेसमेंट करते हैं, हम हर चीज की रिटर्न रिपोर्ट्स देते हैं पेरेंट्स को। और दूसरी चीज है हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। अगर 80% काम हम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि 20% जो है वो पेरेंट्स काम करें। जी राइट। अच्छा, आपने जिक्र किया शुरू में भी कि डिफरेंट तरह की थेरेपीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो हमने ये देखा है कि डिफरेंट थेरेपीज में डिफरेंट तरह का इक्विपमेंट और मटेरियल भी यूज होते हैं, खासतौर पर ओटी वगैरह में। तो क्या सैम इंस्टीट्यूट में सारे इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल होता है जो डिफरेंट थेरेपीज में जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल। हम लोगों ने 2014 में तकरीबन आज से काफी साल पहले ये कर लिया था कि हमने अपना फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट टोटली अलहदा कर दिया। उसमें यह कि वही बात है कि फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट हमें चाहिए होता है, वो सारा हमने खरीदा। हम लाहौर से ये सारे आइटम जो है लेके आते हैं, फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट सारा। और उसमें ओटी का अलहदा, हमारी जो भी हमारे थेरेपिस्ट हमें रिकमेंड करते हैं, जो भले अगर एक बच्चा भी है उससे रिलेटेड, हमें मोडेलिटीज का हमारा बहुत ज्यादा यूज है, जितने डिफरेंट किस्म की मोडेलिटीज यूज हो रही होती हैं, तो हम सारी मोडेलिटीज यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, स्पेशली फिजियोथेरेपी। और इसके लिए जो हमारी ओटी है,
इसके लिए तो आपका इक्विपमेंट के बगैर आप चल नहीं सकते। जी राइट। तो क्या सैम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन सर्विसेज भी देता है, या अभी आप लोग सारी सर्विसेज जो फिजिकल आपके पास आते हैं उनको ही दे रहे हैं? जहाँ तक ऑनलाइन सर्विसेज का है तो हम कोरोना के दौरान ये हुआ था कि जाहिर है पहले तो हम लोगों का यही था, हम अपने जो बच्चे हैं एसेस्ड बच्चे थे जिनके प्लान्स बने हुए, तो जैसे ही कोरोना हुआ तो शुरू में तो किसी को समझ नहीं आ रही थी कि अब चीज़ों को कैसे डील करें, लेकिन फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप पे अपने मदर्स के ग्रुप्स बनाने शुरू किए और फिर उनको होम प्लान दिया, और इस तरह उसको उस चीज को कोरोना के दौरान ही फिर हमारा 1-to-1 सेशन आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थेरेपिस्ट के साथ बच्चा, क्योंकि एक एनवायरनमेंट उसको देना होता है ना, तो वो एनवायरनमेंट पेरेंट्स हमारे साथ मिलके स्पेशली मदर्स ने बहुत कोऑपरेट किया, वहां से हम शुरू हुए। और कोरोना के बाद वो चीज एक उन सारे लोगों में ये चीज आ गई, जूम का इस्तेमाल हो गया व्हाट्सएप के थ्रू, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वो है। लेकिन अभी जैसे हम बिल्कुल न्यू कोई आता है या उसको हम एकदम से ऑनलाइन नहीं ले रहे, क्योंकि आपको पता है जब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट, असेसमेंट के बाद ही आप प्लान बनाते हैं, जो भी स्पीच प्लान बनता है बच्चे का या जो भी अदर उसके प्लान्स बनते हैं, स्पेशली अगर हम सेशन की बात करें, ऑनलाइन सेशन में स्पीच सेशन हो सकते हैं, बाकी तो ऑब्वियसली ओटी और फिजियो वाले नहीं हो सकते। तो उसमें ये है कि जब तक आपको एक प्लान आप बना के उस पेरेंट्स को देते हो, पेरेंट्स आपके साथ फॉलो अप देते हैं, आपके साथ काम करते हैं मिलके, तो वो एक ट्रायंगल में काम हो रहा होता है। सिर्फ थेरेपिस्ट और बच्चा नहीं, जब तक उसकी फैमिली, उसके सिबलिंग्स या उसकी मदर फादर में से कोई इन्वॉल्व आपके साथ नहीं होगा तो मुश्किल हो जाता है काम करना। तो ऑनलाइन में हमारा ज्यादातर अपने ही बच्चों के साथ हमने किया था, और वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि हमारे अब मदर सपोर्ट ग्रुप्स अलहदा स्टैब्लिश हो चुके हैं। सीनियर बच्चे, जाहिर है हमारा 12 साल से जा रहा है तो हमारे क्लास 6 तक भी बच्चे हैं माशाल्लाह, वो जा रहे हैं। इसी तरह अभी हम आगे उनकी स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं। तो बेसिक इस तरह हमारा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जी राइट। अच्छा, मैंने आपका जब प्रोफाइल देखा तो आपका वैसे जो अपना प्रोफेशन था वो आईटी साइड का था और साइड का था, तो बिल्कुल। इस तरफ आपको आना पड़ा, और तो फिर ये सैम बनाने के साथ साथ इसको मैनेज करने में, क्योंकि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट था, तो आपको मुश्किल पेश आती है, या आपने इस तरफ भी काफी लर्निंग की है? तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी जरूर, बिल्कुल। बेसिकली बीइंग ए मदर, मैंने बताया कि मेरा बेटा था तो उस टाइम जाहिर है मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मैंने हर चीज इंटरनेट के थ्रू की कि हाउ टू डील विद दीज किड्स। तो जिस तरह मैंने अपने, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 99% नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है माशाल्लाह, वेल वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड बच्चा है। डाउन सिंड्रोम है, वैसे भी आपको पता है वो बच्चे काफी लवली और शौकीन से होते हैं, तो उसको मैनेज करना तो मुझे, मैंने सारा जो है नेट के थ्रू चीजें की। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इन बच्चों के साथ क्या होता है, कनाडा में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, वट एवर, वही चीजें मैंने कोशिश की हम सेम में ले आए। छोटी छोटी चीजें कि हमने जो आईपी का कंसेप्ट था, हमने सबसे पहले यहाँ पे एबटाबाद में तो अगर कोई स्पेशल एजुकेशन के इदारे थे भी तो वो उठा के बुक्स उधर से मार्केट से बुक्स उठाई, उनको पढ़ा ली। इससे ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई हमारे यहाँ जाहिर है केपी में कोई करिकुलम नहीं है इन बच्चों के लिए, स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए। बिल्कुल छोटे बच्चों का तो जाहिर है हम खुद ही प्लान बनाते हैं, 2, 2.5, 3 साल। लेकिन जब एक बच्चा है नर्सरी लेवल पे या प्रेप लेवल पे है तो फिर कोई करिकुलम, कोई ऐसा हमारे पास गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो हम लोग जाहिर है थ्रू जैसे हमारे स्पेशल एजुकेशन के जितने भी गाइडलाइंस हमें वहां से मिलती हैं, हम वहां से लेके तो हम अपना जो है सिलेबस डेवलप करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इस्लामाबाद के साथ हम लोग हैं, और उनके हमारे सारा स्टाफ वहां से ट्रेनिंग लेता है। खुद मैंने महीने महीने 2-2 महीने की ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, आर्टिज्म पे, हर चीज पे मुझे सारे टेस्ट अप्लाई करने आते हैं। मुझे DSM 4-5 का पता है, और इसके अलावा कार्ड और सारा जितनी मेरी साइकोलॉजिस्ट जो काम करती हूँ वो सारे काम मैं वो मतलब मेरी कोशिश ये होती है मैं अपनी साइकोलॉजिस्ट एक प्रोफेशनल से इम्प्लीमेंट करवाऊं। लेकिन जब तक आप खुद बिल्कुल ब्लाइंड होंगे तो आप काम किसी से नहीं ले सकते। तो मेरा एक्सपीरियंस प्लस मेरी जो स्टडीज, डिग्री मेरे पास उसके से रिलेटेड नहीं है। मतलब मेरी बेसिकली आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर हैविंग 5 डिग्रीज डायरेक्ट फ्रॉम अमेरिका। और मेरी जो आर्मी बैकग्राउंड के साथ मेरा एजुकेशन से बहुत पुराना ताल्लुक है, कम्युनिटी सर्विसेज सारी कंप्यूटर के हवाले से।
फिर पाकिस्तान एम्बेसी कतर में मैं रही हूँ। तो एक्सपोजर मेरा बहुत ज्यादा है। कराची में बहुत अरसा में रही हूँ अपने बेटे के इलाज के सिलसिले में। तो मेरे थेरेपीज और मेरे जो बेस्ट थेरेपिस्ट मेरे बेटे के लिए मुझे मिली हैं तो वो कराची में ही मिली हैं। उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गाइडलाइंस बहुत अच्छी दी, और फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे साथ बिठा के, जो एक सेशन होता है ना कि मदर को पता हो कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में, हमारे यहाँ इस चीज का बिल्कुल वो नहीं है कि आप थेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं, वो एक बंद कमरे में बच्चे की थेरेपी हो रही है। तो मुझे पता होता था, मुझे पूरे प्लान्स मिलते थे। तो वही चीज मैंने सेम में इम्प्लीमेंट की कि मदर्स आए बैठे हमारे साथ। हाँ, जब तक कि बच्चा कंफर्टेबल है। अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, थ्रू वीडियोस और हम डिफरेंट टेक्निक्स, लेकिन मदर्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। आपको पता हो मदर का ये राइट है, पेरेंट्स का ये राइट है। वो देखें कि थेरेपिस्ट उनको कैसे काम कर रहे हैं और मैंने कैसे करना है। तो ये इस तरह होता है। मदर का रोल तो बहुत अहम है। वो भले किसी भी बैकग्राउंड से हो, जैसे भी हो, तो रियल में अगर आप अपने बच्चे में चेंज लाना चाह रहे हैं तो फिर आपको खुद पहले मदर्स को आगे आना होगा। और हमारी यही कोशिश है, हम मदर्स को एम्पावर करें, इक्विप्ड कर दें। वो किसी थेरेपिस्ट पे गिला ही ना करें कि फलां ने मेरे बच्चे की अच्छी थेरेपी नहीं की। अमूमन यही हम सही सुनते हैं ना, जी, जी वो बिल्कुल। बच्चा इतना बड़ा इसलिए हो गया, इसको थेरेपिस्ट ने ये नहीं किया। थेरेपिस्ट सारे, जितना मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मैंने जैसे कि बताया पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सारे माशाल्लाह थेरेपिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। सिर्फ ये हो रहा होता है हम उनको फॉलो नहीं कर पा रहे, एक डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा, तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो मेन चीज है कि रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स होंगी तो डेफिनेटली फिर आरिज की तरह ग्रूम बच्चे आते हैं सामने। राइट। जी अच्छा, आपकी टीम का जिक्र हुआ, पहले भी हल्का सा तारुफ हुआ। तो मैं ये जानना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि थोड़ा सा अगर आप मजीद बता सकें कि यहाँ पे बच्चों के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि डिफरेंट थेरेपीज हैं, ओटी भी है, फिजियो भी है, और स्पेशल। ऐसे ही है। तो थोड़ा सा आप अपने प्रोफेशनल जो टीम है उससे जरा गो थ्रू कर दें हमें, ताकि हमें ज्यादा अंदाजा हो जाए। जी बिल्कुल। तो बेसिकली हमारा साइकोलॉजी बेस्ड ज्यादा वो है कि हम, मेरे पास जितनी भी लड़कियां आती हैं, मेरी कोशिश होती है साइकोलॉजिकल उनका जो बैकग्राउंड हो, जो उन्होंने स्टडीज हो साइकोलॉजी में हो। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल एजुकेटर है, इसके जिनका एक्सपीरियंस है इन बच्चों के साथ, वो नॉर्मल उससे भी, क्योंकि ट्रेनिंग्स तो हम फिर भी खुद देते हैं। अपनी ट्रेनिंग्स भी इन हाउस ट्रेनिंग्स चल रही होती है नाइस के साथ, NISE स्पेशल एजुकेशन जो इस्लामाबाद का इदारा है, उनके साथ भी चल रही होती हैं। तो मेरे पास मेनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, उसके साथ OT ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट है, वही OT को देखती हैं, क्योंकि उनका एक रिलेटेड है ये। और बल्कि जितनी भी हमारी लर्निंग है एक्टिविटी बेस्ड है, OT तो सारा दिन उन चीजों सारी चीजों में इन्वॉल्व है। तो उसमें जो मेजर है हमारे पास, बल्कि हम इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं साइकोलॉजी की, उसमें भी हमारे पास मतलब एक ग्रुप तैयार हो जाता है बैकअप के लिए ना। अभी लास्ट जैसे बच्चियां आगे PhD के लिए जाती हैं, MS के लिए जाती हैं, तो पीछे उसको बैकअप देने के लिए हमारा ग्रुप रेडी होता है कि हमने इन बच्चों को आगे कैसे लेके चलना है, इनके मैनेजमेंट प्लान कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। रिपोर्ट राइटिंग जिनकी बहुत अच्छी होती है, हम उनकी बच्चों की साइको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो ये सारा काम ही प्रोफेशनल्स का है, ये आम टीचर्स नहीं कर सकते। तो उसमें ये है कि हमारी कोशिश है कि हमारे पास प्रोफेशनल टीम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग, जाहिर है प्राइवेट इदारा है लोग, और एबटाबाद है, एबटाबाद में लोग ज्यादा स्टे नहीं करते। उनका होता है कि हम बड़े शहरों में जाएं, एक्सपोजर हो, और दैट्स गुड। उन्होंने आके अल्टीमेटली एबटाबाद में ही सर्व करना है, और ये अच्छी चीज है। मैं तो इस चीज पे वो करती हूँ कि हमारे पास लड़कियां जब आती हैं, हम लिमिटेड इतना होता है कि इतना उनको वो करते हैं, कम अज कम आप 2-4 साल हमारे साथ लगाएं। पूरी लाइफ तो कोई आपके साथ स्टे नहीं करता, लेकिन वो 2-4 साल जो इतने क्वालिटी टाइम हो, इन बच्चों की इस तरह ग्रूमिंग हो, और बेस आप ऐसे बना लें अपने इदारे की कि फिर सारी चीजें आगे आपकी टीम अगर कोई आगे पीछे होता भी है उनमें से, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेम अभी ट्रेनिंग्स देने के उसमें है कि हम अभी ट्रेनिंग्स देते भी हैं लोगों को, और साथ हमारी कोशिश है हम पेरेंट्स मदर्स को ट्रेन करें, और स्कूलों में स्क्रीनिंग करके बच्चे फाइंड आउट करना कि जो स्लो लर्नर्स हैं या लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चे हैं, उनको 1-to-1 में हम ले आए, ताकि वो स्कूलों में पढ़ते हुए, नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हुए हमारे पास आए। तो ये सारा काम मेरी टीम करती है। जाहिर है राइट। ऑब्वियसली सारी चीजों को मॉनिटरिंग और मेरी होती है। IP भी मॉनिटर में खुद करती हूँ, रिपोर्ट राइटिंग, साइको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, बट करते प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स को फ्री हैंड देते हैं कि आप अपना जो भी आपकी लर्निंग्स हैं जो है, तो उसको आप करें फ्रीली। जी ओके।
तो ये बताइए कि जब आप अपनी टीम में या नया मेंबर ऐड कर रहे होते हैं, नया प्रोफेशनल ऐड करते हैं, तो डिग्री और एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन के अलावा कोई खास चीज इसके अलावा भी आपको तलाश होती है कि जी ऐसा होना चाहिए प्रोफेशनल जो आपकी टीम में हो? डेफिनेटली अब स्पेशल बच्चों के साथ काम करना है तो उसमें डिग्री बिल्कुल मैटर करती है। वो तो एक अलग बात है कि मुझे अगर फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 5 ईयर जिसने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है डिप्लोमा वाले या इस तरह नहीं, लेकिन जब मैं देखूंगी कि उसकी बच्चे के साथ बॉन्डिंग कैसी है, वो कितना जल्दी बच्चे के साथ लाइवली कैसे है। जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपी की बात कर लें, बिहेवियर थेरेपी की बात कर लें, तो उसमें ये चीज हमें देखनी पड़ती है कि उस बंदे की या उस बंदी की इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है। अभी मोस्टली अभी जो रिसेंट है मेरे पास सारी फीमेल थेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर है सीएमएच से, जिनका आदमी उससे अच्छा वो रहा है, 1-2 साल उन्होंने उधर किया है। इससे पहले जो थी वो पिम्स इस्लामाबाद से थी। तो इन सारों का एक अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छे उसके साथ ही हमारे पास जब इन बच्चों के साथ, तो मेन चीज जो मैं देखती हूँ एज ए एम्प्लॉयर, जब मैं अपने सेटअप के लिए किसी को, तो मैं देखती हूँ कि ये बच्चों के लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। इनका मतलब बच्चों को हाउ दे विल डील द किड्स, छोटे बच्चों के साथ ज्यादा होता है, या बड़े बच्चे भी हैं तो वो भी जाहिर है स्पेशल बच्चे हैं, तो स्पेशल नीड्स को कैसे, जस्ट उनकी डिग्री या सीवी तो मैं साइड पे रखती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, ये आपने सीवी में जो भी लिखा है, अब मुझे अपना बताएं क्या कर सकते, फिर हम उनसे डेमो लेते हैं। फिर हम बल्कि मोस्टली मैं पूरा महीना उनको देती हूँ इस चीज के लिए कि इनकी बॉन्डिंग हो जाए बच्चों के साथ। अगर बॉन्डिंग नहीं है वो ऐसे ही आना जाना ही होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही और मजाज है ना स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल बच्चों के साथ काम करने का। तो उसमें फिर हम उनको थोड़ा सा वो देते हैं कुछ टाइम शुरू में, ताकि रेपो बिल्डिंग हो जाए, इनकी बच्चों के साथ बॉन्डिंग हो और लाइवली हो। तो फिर हम, ये मेरी एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये भी है कि वो बहुत ही लायक हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड जाहिर है आएंगे, लेकिन ये है कि हमने उनमें ये चीज लाजमी देखनी है, डिलीवर करना भी है ना, कि हमने वो अपना जो नॉलेज है वो डिलीवर कितना करती है, ये चीज। राइट। अच्छा ये जी बताइए कि एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स काफी इंटरेस्टेड होते हैं वो ये कि किसी भी सेंटर की फीस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप हमें सैम बिल्कुल। के बारे में थोड़ा बता सकें कि नॉर्मली किस तरह चार्ज होता है, तो वो भी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। जी बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि जब हमने सेम स्टार्ट किया था तो हमने 100% फीस फ्री सर्विसेज दी। उस टाइम ना हमारे पास फिजियोथेरेपी था, ना कोई स्पीच थेरेपिस्ट मिल रही थी, लेकिन ये था जाहिर है पूरा एक हमने वर्किंग करके एक प्लान के मुताबिक किया था, टीम बना रहे थे हम लोग। हमने हर चीज फ्री दी, क्योंकि इतने बुरे हालात नहीं थे जैसे आजकल हैं उसके फाइनेंशियल लोगों के। तो उस वक्त हमें फ्री देने में इशू भी नहीं हुआ, अपनी बिल्डिंग में स्टार्ट लिया था सारा, लेकिन फिर विद द टाइम हमने एक्सटेंड किया, हमने वो बिल्डिंग छोड़ी, रेंट की बिल्डिंग ली। तो फिर हमने जब फ्री सर्विसेज दी ना, हमने जो चीज मेनली फील की कि लोग उसको मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसको बच्चे को कभी भेज दिया तो भेज दिया, रेगुलर नहीं है बच्चा, तो जैसे एक होता है ना कि सर से बोझ उतार दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने थोड़ा बहुत पेरेंट्स पे इन्वॉल्व पेरेंट्स को किया, कोई 20% दे रहा है। हमारा वैसे बेसिकली जो है वो एक्सटेंसिव वेलफेयर एक्टिविटीज के साथ इदारा है। 70% बच्चे फ्री हैं, लेकिन अभी भी पिक एंड ड्रॉप भी हम बहुत सारे बच्चों को फ्री दे रहे हैं। कुछ अभी हमारे पास पेड बच्चे हैं, लाइक जो पे कर सकते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारा पैकेज है, इसमें से जो आप इजीली पे कर सकते हैं कर दें, जो नहीं करते हम फिर उनसे एक बाकायदा वो लिखवा लेते हैं, ठीक है नो इशू, हमने तो काम करना है। लेकिन ये है कि फी का कोई हमारा हार्ड एंड फास्ट वो स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ ना। हम फैमिली बैकग्राउंड भी देखते हैं कि मैं अगर हमने उन्हें कोई फी पैकेज बता दिया तो वो कल बच्चे को ही नहीं लाएंगे, और मोस्टली ऐसे ही होता है, वो बच्चे को नहीं लाते, हम उन्हें फोन करते हैं, कहते हैं खैर है आप एक एप्लीकेशन दे फ्री रखेंगे, फिर खुशी से आ जाते हैं। तो ये चीजें, ये हमारे यहाँ हैदराबाद का तो वैसे भी ओवरऑल ही है, हमारे पूरे पाकिस्तान में ये है कि हम्म। स्पेशल बच्चों पे लोग खर्च करना नहीं चाहते। वो एक बच्चे को तो दूसरे बड़े बड़े हमारे जो नामी ग्रामी स्कूल हैं उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, बट दूसरे बच्चे के दाखिले, जो बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है उसके एडमिशन रजिस्ट्रेशन दाखिले का भी नहीं सोच रहे होते। तो असल चीज ये है। राइट। अच्छा ये बताइए कि जब आपने बड़े बच्चों की बात की, तो क्या उनके लिए आपके सेंटर में, आपके इंस्टीट्यूट में वोकेशनल ट्रेनिंग का भी किसी हद तक कोई इंतजाम है, या आगे आप सोच रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि उसके इदारे भी काफी कम हैं ओवरऑल भी पाकिस्तान में, जो बड़े बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएं?
जी बिल्कुल। अब जैसे कि हमारे पास बच्चे हैं तो बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं, अभी जैसे 20 क्रॉस कर रहे हैं, 20 के करीब पहुंचे हैं, तो हम लोगों ने बेसिक, इनको जो बेसिक स्किल्स होती हैं, जाहिर है लाइफ स्किल्स पे हम बात करते हैं। जो मेन किसी भी सेंटर का मैं अपनी बात करूं तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हम चाहते हैं कि ये बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि अपनी डेली लिविंग स्किल्स, अपने डेली जो उनके रोजमर्रा की रूटीन है वो खुद से कर सके। तो उसमें ये है कि सबसे पहली चीज है, क्योंकि मेरे ने तो अपने बेटे को एक रोल मॉडल के तौर पे उस पर वर्किंग करके, तो जो भी मदर्स आती है मैं कहती हूँ आपका बच्चा इस लेवल तक कम से कम जा सकता है कि वो आराम से बाजार जाता आता है, लोकल गाड़ी पे भी चला जाता है, घर वापस आ सकता है, उसे अपने नंबर्स याद रहते हैं, हर चीज फोन नंबर्स पता है, खुद मोबाइल से हैंडल करता है, उसके पास है। तो ये सारी चीजें हैं कि इंडिपेंडेंट लिविंग की जब हम बात करते हैं तो डेली लाइफ स्किल्स में मेन चीज है कि आपने बच्चे को एनवायरनमेंट के लिए तैयार करना है, उसको पब्लिक डीलिंग इतनी इस हद तक आए, वो कोई चीज लेने जा रहा है, मनी हैंडलिंग का उसको पता हो। तो हमने ये चीज बेसिक कॉन्सेप्ट स्कूल में ही छोटी सी, जैसे हम कैंटीन टाइप बना लेते हैं, शॉप बना ली, टक शॉप, उससे बच्चों को परचेजिंग का सिखाना ये किया, फिर बच्चों को बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह में लेके जाना। तो ये चीजें, एक तो ये हो गया। फिर दूसरी चीज बेसिक जो हम करवा रहे हैं अभी, जैसे बच्चियां हैं तो उनको थोड़ा बहुत कढ़ाई वगैरह का ये भी हमने करवाया, लेकिन हमारा जो फोकस है, बीइंग ए आईटी प्रोफेशनल में जो करती हूँ मैं, स्किल्स की बात करती हूँ तो मैं कंप्यूटर स्किल्स को फोकस कर रही हूँ, और उसमें फ्रीलांसिंग और इनकी तरफ इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में हमारा अभी हम बच्चों को बेसिक कंप्यूटर इस साल से, अभी इस मार्च से इंशाल्लाह हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज हो जाएगा। उसके लिए बच्चे हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, कितने बच्चों को करना है, कैसे करना है और किस लेवल पे करना है। फिर जैसे जैसे जिन बच्चों में समझ बूझ आएगी, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग में, क्योंकि पोस्टर मेकिंग ये सारी चीजें वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ये स्किल अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि ये चीजें तो लेटेस्ट है ना। तो मेरे साथ साथ इन बच्चों को लेके कि जो बच्चे, क्योंकि ये काम इतना इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टिंग जो चीज होती है तो बच्चे आराम से उसको कर लेते हैं। और उसमें लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ये छोटे छोटे कोर्सेज, इस पे ऑलरेडी भी हमारे एक दो बच्चे माशाल्लाह बड़ा कारोबारी से रखते हैं, तो उनको हमने होल्ड किया हुआ है कि थोड़े से आप इस काबिल हो जाए, मनी हैंडलिंग सीख लें। छोटे छोटे पैमाने पे वो घर में कर भी रहे हैं, और हम जब कोई एग्जीबिशन होती है या ऐसे हमारे एसओपी स्पेशल ओलंपिक्स के इवेंट्स होते हैं तो वहां हम उनका करवाते हैं, स्टॉल वगैरह लगवा रहे हैं। ये एक उनकी प्रिपरेशन है ना टूवर्ड्स कि आप अपनी अर्निंग एम्पावरमेंट, ये चीजें मेन चीज है कि इन बच्चे ये अपनी फैमिली पे बोझ ना हो, अपने लिए कुछ कर सके। तो हम इस तरह की स्किल्स पे भी थोड़ा कर रहे हैं। वो पुराना जमाना अभी नहीं है, वो सुई सिलाई कढ़ाई वाला। आजकल के बच्चों की ये जनरेशन डिफरेंट है ना, ये आपके स्मार्टफोन्स और वो यूज करने वाले बच्चे हैं, लैपटॉप ये वो टैब्स वाले, तो ये किधर अब उस काम में पड़ेंगे, क्योंकि वोकेशनल से लोगों के जहन में वो पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे वही आते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है कि हम इनको जिस चीज में इन बच्चों का इंटरेस्ट है इसी में लेके चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो मैंने इसी पे फोकस किया हुआ है नहीं, जी। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि नए ट्रेंड के साथ अभी फ्रीलांसिंग और इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इन बच्चों को भी ज़रूर इंटरेस्ट होगा। अच्छा, ये बताइए, बिल्कुल। ये हम आपसे ज़रूर मशवरा लेना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि जब वो किसी भी सेंटर को तलाश कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे किसी सेंटर में जाते हैं वो कि अपने बच्चे के लिए, तो उनको किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए कि हाँ यार, ये मुझे ये अगर चीज मिल रही है तो मुझे ये मेरे लिए सेंटर ठीक है। आप क्या मशवरा देंगी? सबसे पहली जो चीज में बीइंग ए मदर, जाहिर है मैंने खुद भी बहुत सारे सेंटर्स विजिट भी किए हैं, तो जब मैं जाती थी अपने बेटे को लेके तो वो लिखा होता था नो विजिटर बिहाइंड दिस पॉइंट। तो वो जो बोर्ड लगा होता था मुझे उस के बिहाइंड ही जाना था और वही देखना था। सिंपल इज दैट। मेरा जो अपना होता था कि मैं अंदर इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और कई दफा मैंने ये चीज देखी और मैं उस चीज ने मुझे बहुत जैसे हिला के रख दिया वाला सीन था कि फुली कारपेटेड एसी है, सब कुछ है, लेकिन वो बच्चे अपना उनकी लाइफ उस तरह नहीं है जैसी होनी चाहिए। अंदर मतलब काम क्वाइट उनको कर लिया हुआ, उन पे वर्किंग नहीं हो रही। ऐसे इदारे भी देखें तो ये चीज है। मैं यही मशवरा दूंगी, सबसे पहली चीज है कि आप जहां भी जिस भी इदारे में जाएं, उनकी टीम टीम के उनके पास प्रोफेशनल्स की पूरी टीम है। आया वो आपके बच्चे की जो नीड्स है स्पेशल, अब एक बच्चा स्पीच थेरेपी या बिहेवियर मैनेजमेंट बिहेवियर के प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, तो आया ऐसी स्किल्स हैं उनके पास, ऐसे स्किल्ड पर्सन हैं कि जो उसको कैटर करेंगे।
नहीं तो बच्चे का आना जाने, और कई बच्चे ऐसे ही जवान हो जाते हैं, उन्हीं बिहेवियर्स को वो एक्चुअल हो जाते हैं, उन्हीं बिहेवियर के साथ बड़े हो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो छोटे बच्चों को या किसी भी एज के बच्चे को जब आप जहाँ लेके जाए उस इदारे में, सबसे पहले उनकी टीम से मिलें, बोले कि मेरे बच्चे को जी ये थेरेपी चाहिए, मुझे जरा थेरेपिस्ट से मिलवा दे। आपका हक है, आपका राइट है, आप जाहिर है उसी चीज के लिए पे करेंगे। अगर पे नहीं भी करेंगे, फ्री भी है, तो वो वहां अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं, बैठे हुए हैं कोई भी इदारे वाले, तो उनका काम है वो आपकी थेरेपिस्ट से मुलाकात करवाएं। पेरेंट्स सेटिस्फाइड हों तो बच्चे को इसी तरह तमाम मतलब कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, इवन आप आया ड्राइवर, हर चीज का पूछे, मिलें, क्योंकि स्पेशल बच्चे हैं, इनकी हर चीज इन्वॉल्व होती है, तब ये टीम वर्क है। तो वो टीम बड़ा मैटर करती है। जब हम कहते हैं ना टीम वर्क है, तो वो टीम, अब मैंने अगर ऑफिस में बातचीत करके पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर लिया और आगे मेरी टीम ने काम नहीं किया, तो फिर जीरो हो गया। तो ये चीज, एक तो ये हमने देखना है कि आप जहां भी जाएं इन्वायरमेंट देखें कि वहां अंदर बच्चों के लिए कैसा इन्वायरमेंट है। एक बहुत आइडियल बिल्डिंग ना भी हो, अमूमन जैसे हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में कर रहे हैं, जितना हो तो वो इतना हो कि उस बच्चे की ग्रूमिंग हो, वेलबींग के, उसके ऐसे ना हो कि वो बच्चा वहां आके तो ये जैसे होता है एक फोबिया में का शिकार हो जाएगी, जी मुझे कैसी जगह पे पेरेंट्स ने छोड़ दिया। अमूमन हम करते हैं कि फेसबुक वगैरह देख ली, वीडियोस लोगों की देख ली, तो बड़ा वो हो जाते हैं। लेकिन इन चीजों से इम्प्रेस होने के बजाय आप टीम से मिलें, जो कंसर्न लोग हैं उनसे मिलें। और एक विजिट में मैं तो कभी भी ये डिसाइड ना करूं कि एक विजिट में मैं बेटे को छोड़ के आ गई या अपने बच्चे को छोड़ के आ गई। पेरेंट्स का हक है, एक दो दफा आए, और ये चीजें दो तीन सेशन में ही हो सकती हैं, एक सेशन में आके एडमिशन करा के कोई भी नहीं जाएगा। तो ये चीजें लाजमी है कि आप टीम से मिलें, पूरी टीम कैसी है, पूरा इन्वायरमेंट कैसा है। अच्छा, जी बिल्कुल लास्ट में आखिरी क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तकरीबन हमारे सारे क्वेश्चंस तो हो गए। लास्ट क्वेश्चन आजकल के हालात के मुताबिक है कि कुछ सेंटर्स की या कुछ थेरेपिस्ट की कुछ शिकायत आती हैं कि उनकी डीलिंग विद बच्चों के साथ आजकल भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है। कुछ एक दो इंस्टीट्यूट का, कुछ थेरेपिस्ट का, के वहाँ पे थोड़ा मिसबिहेव किया जा गया है बच्चों के साथ मुबैना तौर पे। और तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस सिलसिले में क्या मशवरा देती हैं सेंटर्स के ऑनर्स को और थेरेपिस्ट को कि उनको कैसे पेश आना चाहिए या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ? देखिए, बेसिकली जब हम बात करते हैं ना स्पेशल नीड्स, तो वो बच्चा, हमने उस इस चीज की रूह को भी समझना है, इस लफ्ज का, कि ये स्पेशल नीड्स है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। उसके कोई भी बिहेवियर्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हो सकते हैं। लेकिन अब जो डील करने वाला है, जो इदारा है या इदारे के जो कंसर्न लोग हैं या उनके आगे थेरेपिस्ट है, मेनली क्योंकि थेरेपिस्ट के साथ ज्यादा होता है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी कोई वो चीज इन बच्चों पे ना निकालें। वो इतने कूल माइंडेड हो, और मेन चीज है सब्र तहम्मुल। इन बच्चों के साथ आपको बहुत सब्र तहम्मुल से कूल माइंडेड होके रहना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों को, आपको, हमें बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। इंसानी फितरत है, इंसान है, तंग हो जाता है। लेकिन अब हम, जब हम बात टीम सिलेक्शन की जो बात हुई थी ना, टीम सिलेक्शन आपकी कैसे करेंगे, वो टीम सिलेक्शन में हम उनमें यही चीज देखते हैं कि कहीं ये हाइपर, ये ना उल्टा बच्चा हाइपर होने के बजाय थेरेपिस्ट है हाइपर हो जाए वो, या उसको मतलब जिस मकसद के लिए बच्चा आया हुआ है, लाइक उसका 35 मिनट का सेशन है, तो उसको वो कितना टाइम दे रहा है, क्वालिटी टाइम, वो उसका राइट है। उसके पेरेंट्स उस चीज के लिए पे कर रहे हैं या उस चीज के लिए थेरेपिस्ट के पास आए हैं। ये एक कमिटमेंट है थेरेपिस्ट और उस बच्चे के बीच में। और आप जो इदारे के ऑनर हैं, उनका काम है उस कमिटमेंट को कैसे आप पूरा करवाते हैं। तो फिर ये चीजें, एक तो इंसानियत के नाते ही ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस चीज को इंतहाई एज ए मदर भी, पेरेंट, एज ए पेरेंट भी कंडेम करूंगी कि ये चीजें कम से कम स्पेशल बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ भी बिल्कुल ऐसा कुछ बिहेवियर जो है वो नहीं काबिल बर्दाश्त, बट स्पेशल बच्चों के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते ना, कि हम इसीलिए जैसे हम सेम की बात करें तो हम वार्म वेलकम देते हैं यहाँ पे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बच्चे खुशी से वहां पे आए। क्या उसने सीख के जाना है या क्या उस बच्चे ने बेहतर होना है, वो एक अलहदा बात है। मेन चीज है कि वो बच्चा वहां खुशी खुशी आए,
उसको एक अच्छा प्यार मोहब्बत वाला माहौल मिले। और एक छोटी सी चीज इसी के साथ में ऐड करूंगी कि जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इन बच्चों को नॉर्मल स्ट्रीम स्कूलों के लिए तैयार करें। जब बच्चे नॉर्मल स्कूलों में जाते हैं तो वहां फिर वो 30-35 की क्लास में फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज है रिसोर्सेस, कि आप रिसोर्स टीचर हो तो फिर आप ऐसे बच्चों को वहां भी रखें, क्योंकि वहां भी वो इस चीज का शिकार होते हैं। क्यों? आप 30-35 बच्चे तो एक ही लेवल के, एक दो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ हैं, तो वहां भी फिर इस तरह के इश्यूज होंगे। तो अल्टीमेटली आपके टीचर का, थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है इन बच्चों की बहाली में, इन बच्चों की बेहतरी में। तो उनको कूल माइंडेड और सारी फ्रस्ट्रेशन से रिलैक्स होके, और पैसा भी एक रियलिटी है, लेकिन इंसानियत सबसे पहले है। और उस चीज को अगर आप मद्देनजर रख के थेरेपिस्ट हमारे सारे और इदारों वाले काम करेंगे तो अल्लाह ताला उस चीज का अजर और सवाब अपनी जगह भी है। मुस्लिम हमारा जो बिलीव है वो ये है कि इस चीज के लिए हमें जो रिवार्ड है अल्लाह ने देना है, कोई बंदा नहीं दे सकता इन द फॉर्म ऑफ मनी, ना कोई इंशाल्लाह। इदारे वाले इन लोगों को थेरेपिस्ट को दे सकते। ये उस बच्चे के साथ उसका, और वो यही समझें कि ये बच्चा डायरेक्ट हॉटलाइन पे अल्लाह के साथ है, तो आप फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। राइट, ठीक राइट। है जी। तो इसी अच्छे से मैसेज और मशवरे के साथ और टिप्स के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम समीना कौसर साहिबा, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इतना लेट हमारे लिए टाइम निकाला। और सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पेरेंट्स को एड्रेस करके, ताकि हमारे पेरेंट्स जब भी किसी इदारे में जाएं किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, किस तरह हम इन बच्चों, और थेरेपिस्ट का स्पेशली, तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के लिए हैं। पेरेंट्स को हम कोशिश करते हैं हम पेरेंट्स को नॉलेज पहुंचा सकें, और आपकी जो एफर्ट्स हैं इसको सलूट है। अभी मुझसे कोई भी ना सवाबी में, सवात में, कि कहीं दूर दराज इलाके में भी पूछता है ना स्पेशल एजुकेशन के कोई है, तो मैं सर्च करती हूँ और मैं फौरन उसको कनेक्ट, मैंने कई लोगों को सवात, सवाबी, मर्दान, पेशावर में कनेक्ट करवा दिया आपस में उनके, आपकी वेबसाइट के थ्रू। और ये बहुत बड़ा आपको इसका जो अजर सवाब अल्लाह ताला देगी, लेकिन हम लोग जिस तरह इसको यूज कर रहे हैं और इतना हमें फायदा हो रहा है इस प्लेटफॉर्म का, तो अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वॉचिंग। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अब एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।